हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ऑन यूट्यूब चैनल प्रेप विद वंस। आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ग्राफ। ग्राफ जो है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर साल क्वेश्चन आता है ग्राफ्स के ऊपर। और आप ये मानकर चल सकते हो कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बेर मिनिमम इस टॉपिक से, 2 या 3 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि ये ग्राफ आखिर होते क्या हैं। ग्राफ हमको क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़े हम ग्राफ। मैं तो नहीं पढ़ता ग्राफ, छोड़ो ग्राफ को, क्या जरूरत है ग्राफ पढ़ने की। तो समझो, अभी तक आपने काइनेमेटिक्स में इक्वेशन वगैरह सब बनानी सीख ली है, अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हो आप, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक ऑब्जेक्ट है उसका मैं आपको क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ दे देता हूँ जिसमें उसकी सारी मोशन की डिटेल्स होगी कि वो उस पार्टिकल ने कब चलना स्टार्ट किया, कब वो रेस्ट पे आया, कितने टाइम के बाद वो फिर एक्सेलरेट करने लगा, फिर वो कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगा, और फिर फाइनली रेस्ट पे आ गया। ये जितनी बात मैंने बोली ना, ये इतनी बात आपको केवल एक छोटा सा ग्राफ बता सकता है। अगर आप उस ग्राफ को पढ़ना सीख जाएं तो, कि ग्राफ को हमको कैसे रीड करना है, कैसे समझना है ग्राफ को। तो ग्राफ हमारे लिए इसलिए फायदेमंद हो जाते हैं क्योंकि ग्राफ हमको मोशन की पूरी कहानी बता देता है एक तरीके से। तो सबसे पहली चीज भाई क्या है, ग्राफ क्यों पढ़े? बिकॉज मोशन को वर्ड्स में समझाना मुश्किल है। ग्राफ उस मोशन को दिखा देता है कि भाई मोशन किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब ग्राफ की नीड क्या है, क्या क्या फायदे हैं ग्राफ्स के? तो सबसे पहला है कि मोशन का ट्रेंड बता देता है कि ऑब्जेक्ट फास्ट था या स्लो था, कब उसने डायरेक्शन चेंज करी। ग्राफ ये चीज हमको देखते ही बता देता है। जैसे हमने ग्राफ देखा ना, तो तुरंत हमको पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा, इस टाइप से या इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये रिलेशनशिप समझा देता है कि टाइम बढ़ने पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ी घटी, या पोजीशन उसने पार्टिकल ने चेंज करी, वेलोसिटी कैसे बढ़ी टाइम के साथ साथ, एक्सेलरेशन कैसे बढ़ा टाइम के साथ या घटा, या फिर रिटार्डेशन लगी। ये सारी चीज़ आपको एक ग्राफ बता देता है। ग्राफ हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये 3 टाइप के ग्राफ्स हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपने ना ये चीज रट ली होगी अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ा होगा क्या कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है ना वो वेलोसिटी उसका स्लोप वेलोसिटी दे देता है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर आप स्लोप निकाले तो एक्सेलरेशन आ जाता है, अगर आप उसका एरिया निकाले तो डिस्प्लेसमेंट दे देता है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो है चेंज इन वेलोसिटी दे देता है, ठीक है, और स्लोप जो है वो जर्क दे देता है। तो ये सारी चीजें आपने रट ली होगी। मैं आपको प्रॉपर रीजन बताऊंगा कि पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होता है, अगर मैं उसको स्लोप लेता हूं तो वो वेलोसिटी क्यों देती है, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप लेता हूं तो एक्सेलरेशन क्यों आती है। मैं हर एक चीज का आपको रीजन बताऊंगा, जिससे आपको कुछ भी रटना ना पड़े, ठीक है। रटा रटाया चीज आपको कुछ दिनों तक ही याद रहेगा, लेकिन अगर आप एक बार किसी चीज को समझ लेते हैं तो वो आपके काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो अब हम बेनिफिट्स क्या है ग्राफ के, हमने देख लिया कि हमको देखते ही पता चल जाता है ग्राफ क्या हमको क्या बता रहा है। मिस्टेक्स कम होती है, प्रॉब्लम हमको कभी कभी सोल्व भी नहीं करनी पड़ती। मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया और उस पे बेस्ट 4 ऑप्शंस दे दिए, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा इस लेक्चर में आगे। डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ग्राफ से, ये भी आप समझ ही गए होगे अब तक तो। ग्राफ जो है वो इक्वेशन से ज़्यादा चीज़ें बता देता है, ग्राफ पूरी कहानी बता देता है। बता ही दिया ये चीज़ें मैंने आपको। अब ग्राफ आपको एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा, पहली बात तो भाई इसका जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके बाद आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल हलवा लगेगा। और 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो दोनों तरफ से फ़ायदा है। एक तो मैं चीज़ें कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, और ऊपर से क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का ग्राफ होता है हमारे पास में पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। पोजीशन बोलिए या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलिए, एक ही बात है। सेकेंड टाइप का ग्राफ जो होता है हमारे पास में वो होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। थर्ड टाइप का ग्राफ जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन वर्सेस
टाइम का ग्राफ। हम एक एक करके तीनों ग्राफ को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के साथ में। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पर हम रखते हैं टाइम को। किसको रखते हैं? टाइम को। क्यों रखते हैं टाइम को? क्योंकि टाइम जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है और हमेशा इंक्रीज होता रहता है। वाई एक्सिस पे हम रखेंगे पोजीशन को, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये आपका एक कर्व है, ठीक है, और ये जो कर्व है ये थीटा एंगल बना रहा है विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप कैसे निकालोगे आप? भाई आपने मैथ्स में पढ़ा है कि थीटा से स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? तरीका होता है भाई हम टेन थीटा निकाल देते हैं, और टेन थीटा क्या होता है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक। अब देखिए वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है? डिस्प्लेसमेंट लिया है या पोजीशन बोलिए, और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया है। तो अगर मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, इसको इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं y1, और इस पॉइंट को लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ y2। ठीक। और इसी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ x1, और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं x2। ठीक। अब अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे कि मान लो x2 यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिला दूँ तो क्या होगा? अब अगर मैं ग्राफ निकालूं तो वो क्या था भाई हमारा? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। लेट सपोज मैं कुछ वैल्यूज़ भी रख लूँ यहाँ पे। अगर मान लो ये रखा मैंने 10, और ये टाइम रखा मैंने x2 है हमारे पास में 5, और यहाँ पे 0,0 दोनों। ठीक है। अब y2 माइनस वाई वन क्या होगा? 10 माइनस 0। क्यों? क्योंकि y2 तो 10 है हमारे पास में, और x1 क्या है? और x1 और y1 0 0 है। डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करेंगे। x2 कितना है? 5 है, और x1 0 है, तो 5 माइनस 0 तो कितना आ गया? 10/5, और ये सोल्व करने पर आ गया 2। ठीक। अब आप सोचोगे 2 तो जो है स्लोप आया हमारे पास में, यानी कि m की वैल्यू आ गई। m से डिनोट करते हैं ना हम स्लोप को मैथ्स में, यानी कि 2 तो हमारे पास क्या आ गया? स्लोप आ गया। बट आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखें, ये y2 माइनस वाई वन, या फिर y ही लेट कर लो आप, और डिवाइड बाय x। y क्या था? y था पोजीशन, और y2 माइनस वाई वन क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को मैं डेल्टा s से डिनोट कर दूं। ठीक है। और x2 माइनस x1 क्या है? चेंज इन टाइम। तो ये क्या बन गया? अब बन गया ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये क्या होता है भाई? सिंपल यही होता था हमारे पास में वेलोसिटी। तो हमको क्या देता था? ये देता था हमको वेलोसिटी। तो यानी कि हमको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, तो उससे मेरे को क्या मिलता है? उससे मेरे को वेलोसिटी मिलती है। अब वेलोसिटी क्यों मिली वो आपको समझ आ गया ना? क्यों मिली वेलोसिटी? क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पर हमारे पास में पोजीशन है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? टाइम है। ठीक। तो जब हम y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड करेंगे स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा निकालने का तरीका होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, होता है, और मैथ्स में तो हम पढ़ते हैं इसको स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। और हमको पता है अब y2 माइनस वाई वन क्या हो गया? ये हो गया चेंज इन पोजिशन, और x2 माइनस x1 क्या हो गया? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजिशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यही तो हमारे पास वेलोसिटी होती थी। आ गया। वेलोसिटी कितनी आ गई इसकी? वेलोसिटी आ गई यहाँ पे, वेलोसिटी यहाँ पे आ गई इस क्वेश्चन में हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे 10 मीटर है और ये टाइम हमारे पास सेकंड में है तो। आई होप ये अब तक आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे समझाया, कैसे किया। तो अब मेरा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा होता, यानी कि थीटा ज़्यादा होता इस बार, अब की बार थीटा ये है हमारे पास में, थीटा 2, और ये था थीटा 1।
तो अगर थीटा टू ज़्यादा है थीटा वन से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर थीटा टू ज़्यादा है थीटा वन से, तो पक्का क्या होगा, टेन थीटा टू भी ज़्यादा होगा टेन थीटा वन से। अब ऐसा क्यों होगा भैया? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टेन का ग्राफ जो है वो 0 से 90 के बीच में अगर वैल्यूज़ हो, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे टेन भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि वेलोसिटी जो है दूसरे वाले इसकी कर्व की, जो मैंने बाद में वो ड्रॉ किया, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पहले वाले की। तो यानी कि इससे मेरे को ये पता चला कि अगर ये कार ए है, लेट सपोज, और ये कार बी होती, तो कार ए की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती एज़ कम्पेयर टू कार बी। क्यों? क्योंकि कार ए का स्लोप ज़्यादा है। तो यानी कि स्लोप अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा है हमारे पास में। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी आई होप। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पूछ लेगा ऐसे ही दो तीन कर्व बना के कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, अगर ये ग्राफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का है। तो आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। इन तीन रीजन में मेरे को आप वेलोसिटी बताओ क्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ओ ए कहाँ पे है। तो ओ ए हमको पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर्व जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर्व जो है हमारे पास वो ओ ए है। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे मैच करा दूँ ऐसे, तो ये कितना बन गया, ये आ गया हमारे पास में 10 10 सेकेंड्स। और ये मीटर में है दोनों चीज़ें, और ये सेकंड में है। ठीक, ये है हमारे पास में 10 सेकंड, और ये है हमारे पास में 0 से लेकर 10 तक 10 मीटर। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला पता है कि अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है ओ ए रीजन में, तो मैं क्या करूँगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ये क्यों किया, ये किया मैंने स्लोप निकालने के लिए। मान लो ये थीटा है हमारे पास में, तो स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या करा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कर दिया, जिससे कि हमको अल्टीमेटली वेलोसिटी मिल जाएगी। हाँ कि ना? ठीक है, अब हमारे पास में y2 कौन होता है, y2 होता है जो एंड पॉइंट होता है उस टाइम फ्रेम का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ओ ए रीजन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 10 सेकंड तक। तो जहाँ पे 10 सेकंड हमारी खत्म हुई, तो वही जिस पॉइंट पर अब हमारा ग्राफ होगा वो होगा हमारा y2, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो होगा हमारा y1। इसी तरीके से टाइम हमारा 0 से स्टार्ट हुआ तो ये हो गया x1, और टाइम हमारा 10 पे खत्म हुआ तो ये हो गया हमारे पास x2। तो अगर मैं y2 माइनस वाई वन करूँ तो ये आएगा 10 - 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये भी 10 - 0। तो क्या आ गया, 10/10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो यानी ओ ए रीजन में हमारी वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई हमारे पास में 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरे में क्या पूछा है हमसे कि ओ बी रीजन में हमको वेलोसिटी बताओ क्या होगी। अब ओ बी रीजन आप पहले ऑब्जर्व करो कहाँ से कहाँ तक है। ओ बी लिख दिया मैंने, अरे ओ भी नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो। तो ओ बी की जगह और ओ सी की जगह आप चेंज करके कर लो, ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। हम्म, दूसरा है हमारे पास में रीजन कौन सा, ए बी। अब ए बी में क्या वेलोसिटी है वो हमको बताना है। ठीक है, अब अगर आप ए बी रीजन को ध्यान से देखो, तो ए बी रीजन का अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे को स्लोप बताओ, तो क्या स्लोप बना रहा है, ये क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव। आप बोलोगे भैया ये तो कुछ भी एंगल नहीं बना रहा है, ये तो एक तरीके से पैरेलल है, पैरेलल है ये तो एक्स एक्सिस के। तो यानी कि थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो थीटा 0 हो गया, तो इससे क्या पता चला, ये पता चल गया ना डायरेक्टली कि वेलोसिटी 0 है। तो आपको फाइंड करना ही नहीं है। अब वैल्यू आपको पुटिंग, आप वैल्यू पुट करके देख लो या मत कर लो, फिर भी आपका वेलोसिटी तो 0 ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं कर भी लूँ, चलो
कि अब इस वाले पॉइंट को मैं y2 बोलूँगा इस वाले केस में, और इसको y1 बोलूँगा, फिर इसको x2 बोलूँगा, इसको x1 बोलूँगा। तो y2 कितना है हमारे पास में, 10 है, और y1 भी हमारे पास में 10 है। कैसे? क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर मैं y एक्सिस के टर्म्स में देख रहा हूँ तो 10 पर ही है दोनों। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, तो 10 माइनस 10 हो जाएगा ऊपर दो, डिवाइड बाय 15 माइनस 10। 15 माइनस 10 क्यों किया? क्योंकि x2 हमारे पास में अब मोशन हमारे यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। तो x2 हो गया था हमारा 15 और x1 हो गया था हमारा 10। तो अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो डेनोमीटर कुछ भी हो तो जीरो ही होगा। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, एक तो स्लोप वाले तरीके से कि अगर स्लोप कुछ बन ही नहीं रहा पॉजिटिव एक्सिस के साथ में तो वेलोसिटी कहाँ से आएगी, तो वेलोसिटी जीरो, सिंपल सी बात है। और मैंने दूसरा आपको मैथमेटिकल तरीके से भी करके दिखा दिया, ठीक है। अब तीसरे रीजन में वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तीसरे रीजन हमारे पास में क्या है, बीसी रीजन है, तो वेलोसिटी इन रीजन बीसी। अब बीसी में पता करने के लिए क्या करेंगे, हम सी के पास जाएंगे जहाँ पे मोशन हमारा एंड है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे y2, और ये हो जाएगा हमारा y1। इसको मैच करवा दो, तो ये आ गया 20 और ये 50, ये 15 सॉरी, यानी कि 15 है हमारा x1 और 20 है हमारा x2। y1 कितना है, y1 है हमारा ये 10, और y2 क्या है, y2 है हमारा y एक्सिस से देखेंगे 15। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करा तो कितना आ गया, y2 कितना है भाई, 15 पे है, 15 मीटर पे, और y1 है हमारा 10, टाइम कितना है 20 माइनस 15, तो ये आ गया हमारा 5 डिवाइड बाई 5, ये फिर से आ गया हमारे पास में 1 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अब तक कि स्लोप निकालने से हमको वेलोसिटी क्यों मिलती है, वेलोसिटी कैसे मिलती है, और अगर हमसे वेलोसिटी पूछ ली गई तो हम कैसे बताएंगे कि वेलोसिटी कितनी है। और अगर हमारे अगर हमारे कर्व ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल बनाया ही नहीं है, एंगल जीरो है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मेरे को ओए रीजन की एक्सेलरेशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे? भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ कि ना? तो अगर मैं ओए ओए रीजन में वेलोसिटी देखता हूँ तो वो तो फिक्स है 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये 1 मीटर पर सेकेंड चेंज थोड़ी हो रही है, तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी है, जीरो है। यहाँ पे तो वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो सकता है, ठीक है। क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो सकता है? सोचने वाली बात है। वेलोसिटी जीरो है, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा? तो हाँ जी, तो क्या है आपका जवाब? क्या वेलोसिटी जीरो आने पर ये मतलब हो जाता है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा? नहीं, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों भैया? मान लो मैंने एक बॉल ली और उसको ऊपर थ्रो किया, ठीक है। अब वो बॉल ऊपर गई, एक पॉइंट आया जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब वेलोसिटी जीरो क्यों हुई होगी? भाई आपने बॉल को ऊपर फेंका तो एक पॉइंट तो आएगा ना जहाँ से वो रिटर्न बैक करके नीचे आएगी, हाँ कि ना? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन उस पॉइंट पर भी वहाँ पे ग्रेविटेशन तो एक्ट कर ही रहा होगा, और यही तो एक्सेलरेशन होगी उस पॉइंट पे, माइनस जी, हाँ कि ना? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या उसका मतलब ये होगा वेलोसिटी जीरो होगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है उसका ये मतलब है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। ये वाली सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सेलरेशन वाले टॉपिक की जो वीडियो थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो वीडियो जाके देखें, ठीक है। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है कि वेलोसिटी बताओ ओ ए रीजन में, ए बी रीजन में और बी सी रीजन में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को?
इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से हम सेम अप्रोच लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में थीटा हो गया, ठीक है, और ओ ए रीजन में पूछा है तो हम ओ से लेकर ए रीजन तक देखेंगे। ये वाला पोर्शन है हमारे पास में केवल, जिसमें हमारे पास में पोजीशन 20 मीटर पे है और टाइम हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा, यानी कि 5 सेकेंड लगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई, इस वाले पॉइंट पे हमारे y1 और x1 आएंगे जो कि 0,0 है क्योंकि ओरिजिन की बात है। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा भाई, y2 तो 20 है, y1 0 है, x2 कितना है 5 सेकेंड और x1 0, तो ये आ गया हमारे पास में 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ए बी रीजन में क्या आपको फाइंड करने की ज़रूरत है? सोच के बताओ मेरे को। भाई मान लो ये ग्राफ मेरे को क्लियर नहीं है यहाँ पे, वैसे तो मैंने हाथ से ड्रॉ किया है तो एक्यूरेट तो नहीं हुआ है इतना, लेकिन ये जो है मैंने कोशिश की थी बनाने की। अब ए बी रीजन की वेलोसिटी बताओ। अब भाई ए बी रीजन की वेलोसिटी बताने के लिए क्या करूँगा भाई, ये वाला बी वाला पॉइंट जो है वो y2 और ए वाला पॉइंट मेरे पास में y1, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट मेरे पास में x2 और ये वाला पॉइंट मेरे पास x1। कर दो फिर से y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो b वाला पॉइंट भी 20 पर ही है और a वाला पॉइंट भी 20 पर है, तो 20 माइनस 20 कितना आ गया 0, डिवाइड बाय 15 माइनस 5 कर दे तो वो भी 10 आता, लेकिन 0 डिवाइड बाय 10 भी 0 होता है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीसरा तीसरा हमारे पास में बीसी रीजन में पूछ रखा है वेलोसिटी क्या होगी, तो ये वाला कैलकुलेट करेंगे हम अच्छे से। ठीक है, इस वाले पॉइंट को मैं बोलूँगा y2 क्योंकि ये मोशन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और ये उसका फाइनल पोजीशन थी, माइनस इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट हुआ था दोबारा, बीसी वाला रीजन की। तो ये मेरे लिए एक्ट करेगा यहाँ पे y1 की तरह और ये एक्ट करेगा y2 की तरह। ये आ गया मेरे पास में x1 और ये आ गया x2। अब तो आपको समझ ही आ जाता होगा डायरेक्ट में x2 और x1 y2 y1 क्या है कैसे लेने हैं। ठीक है, हमको सबसे पहले देखना है कि ग्राफ में हमको क्या पूछा है। हमको पूछा है अगर बी सी रीजन की, तो यानी बी से लेकर सी तक का ग्राफ देखेंगे हम, और बी से लेकर सी तक का ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है बी से लेकर सी तक का ग्राफ, हाँ कि ना। तो सी वाला पॉइंट हमारे पास फाइनल पोजीशन और बी वाला पॉइंट हमारे पास में इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन ही तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 25, सॉरी ये 25 तो सेकंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, वो है 0, क्योंकि वाई एक्सिस से देखेंगे ना हम, y2 जो है 0 होगा यहाँ से देखेंगे, और जो हमारे पास में y1 है इनिशियल पोजीशन, वो मेरा क्या है, वो 20 के सामने है। तो यानी कि 0 - 20 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा भाई, 15 से लेकर 25 सेकेंड तक ये काम हुआ, तो यानी कि कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड का टाइम लगा। तो आ गया -20 डिवाइड बाय 10, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पहली बार तो यहाँ पे तो ग्राफ जो था, जब ग्राफ हमारा इस तरीके का था तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जब ग्राफ हमारा ऐसे फ्लैट हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया एक्स एक्सिस के, तो वेलोसिटी 0। अब अगर मेरा ग्राफ 90 डिग्री से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस के साथ में, ठीक है, तो उस केस में मेरी वेलोसिटी नेगेटिव आई। तो यानी कि इस ग्राफ से मैं क्या चीज़ सॉरी तो इस ग्राफ से मैं क्या चीज़ सीख सकता हूँ, तो इस ग्राफ से मैं कुछ चीज़ सीख सकता हूँ, वो मैं लिख दे रहा हूँ बहुत अच्छे से। पहली चीज़ क्या है कि जब भी स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा, स्लोप कैसा होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, और स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब मेरा थीटा जो है वो क्या होगा, वो लेस देन 90 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पे इस वाले में ओ ए रीजन में क्या था, ये मेरा थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है लेकिन 0 से बड़ा था, यानी कि एक्यूट एंगल था। तो उस केस में मेरी वेलोसिटी कैसी आई, उस केस में मेरी वेलोसिटी आई पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या सीखा मैं यहाँ से कि स्लोप जब मेरा 0 आता है, तो यानी कि थीटा जब 0 हो जाता है तो वेलोसिटी भी कितनी आती है, 0 आती है, हाँ कि ना। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ से सीखा वो क्या है, जब मेरा स्लोप जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। अब स्लोप नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा जो थीटा एंगल है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ये 90 से ज़्यादा हो गया, और मेरे को पता है 90 से ज़्यादा हो गया
तो मैथ्स में हमने पढ़ रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यानी कि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, 10 होता है नेगेटिव। तो इसी वजह से जब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बना तो हमारा 10 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि स्लोप हमारा नेगेटिव है। तो यानी कि फाइनल कंक्लूजन आ गया हमारा कि अगर थीटा 90 से बड़ा है तो मेरी वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। आई होप ये चीज़ अब आपके समझ आ गई होगी कि कैसे आया। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ बहुत अच्छे से, सुनो। जब भी मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव कब होगा, जब टेन थीटा 90 से कम रहेगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि एक्यूट एंगल होगा। और एक्यूट एंगल होगा तो 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होगा यानी कि स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव। दूसरी चीज, जब मेरा स्लोप 0 होगा तो टेन जीरो भी 0 होता है, इसी वजह से वेलोसिटी भी 0 आ गई। ठीक है। जब मेरा स्लोप नेगेटिव आया, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि थीटा 90 से बड़ा हो गया, और थीटा 90 से बड़ा हो गया यानी कि 10 के अंदर ओब्ट्यूज एंगल आ गया, और ओब्ट्यूज जो है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि और 10 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, इसलिए वेलोसिटी भी आ गई हमारे पास में नेगेटिव। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा पाया, क्यों लग रहा है मेरे को, पर फिर भी आ गया होगा आई होप आपके समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस टाइप का है कि इसमें बोला है, ये आपको कर्व दिया गया है एस टी ग्राफ का, एस टी यानी कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, और आपको चार ऑप्शन दिए हैं वी टी ग्राफ की फॉर्म में, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा वी टी ग्राफ सही है इनमें। ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कौन सा वी टी ग्राफ सही है, उसके लिए देखिए भाई, अगर मैं इस ग्राफ को ऑब्जर्व करूँ थोड़ा सा, तो पहली चीज़ मैं क्या देखूंगा कि ये एंगल जो है ना, ये 90 से बड़ा है। मेरे को कैसे पता चला है 90 से बड़ा है एंगल, भाई देखो जितने भी ग्राफ आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे ना, इसका मतलब क्या होगा कि वे पॉजिटिव होंगे, उनका स्लोप पॉजिटिव होगा। और जितने भी आपको कर्व ऐसे मिलेंगे, उनका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्यों, क्योंकि भाई ये सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से मैं ऐसे एंगल हूँ ना, वो 90 से ज़्यादा ही आता है। तो बस आप ये एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हो कि अगर इस टाइप के कर्व हैं तो पॉजिटिव, और अगर इस टाइप के हैं नेगेटिव, तो यानी कि इसका टेन थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि इसका स्लोप नेगेटिव है। अब इसका स्लोप नेगेटिव है तो यानी कि वेलोसिटी जो है हमारे पास में है वो भी नेगेटिव होगी, हाँ कि ना। और वेलोसिटी कितनी होगी उसको एक बार के लिए साइड रखो। अब हमको ग्राफ देखते ही पता चल गया कि वेलोसिटी नेगेटिव है। तो देखिए अब कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं मैं। जैसे ए ऑप्शन में क्या बोल रखा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है और दो है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे वाले में बोला है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, और कुछ टाइम के बाद में वेलोसिटी 2 हो गई, क्या ऐसा है क्या केस, नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो तीसरा हमारा क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि भाई यहाँ पे थीटा जो है वो कांस्टेंट है ना, थीटा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है थीटा, क्योंकि भाई ये चेंज नहीं हो रहा ना। कर्व थोड़ी, अब इस टाइप का कर्व थोड़ी बन रखा है कोई, या ऐसा कर्व हो या ऐसा कर्व हो या इस टाइप का कर्व हो तो मैं बोलूँ कि थीटा चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि हमारा थीटा कांस्टेंट है। ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट आएगी और वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो अगर मैं सी ऑप्शन को देखूं तो सी ऑप्शन में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, और नेगेटिव भी है। तो क्या ये ऑप्शन होगा सही, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है। मैंने सोल्व भी नहीं किया फिर भी मेरे को पता चला कि ये ऑप्शन सही है। फिर भी एक बार डी और देख ले, क्या पता गलती हो जाए। तो अगर मैं डी ऑप्शन को देखता हूं तो टाइम के साथ साथ जो है वो वेलोसिटी बढ़ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या ऐसा है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बढ़ तो रही नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया डी ऑप्शन भी। तो यानी कि हमने ग्राफ को देखा, देखने के बाद मेरे को पता चला कि भाई कर्व इस टाइप का कर्व है। इस टाइप का कर्व का मतलब है कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, और हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है कि ऐसा कैसा कर्व तो है नहीं, तो यानी कि कांस्टेंट भी है हमारे पास थीटा।
तो बस उसकी मदद से हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और एक ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे टू, यहाँ पे टू नहीं, यहाँ पे फाइव होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और अब अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूँ, तो फॉर्मूला क्या था मेरा, स्लोप निकालने का तरीका था। अब यहाँ पे थीटा एंगल है तो स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, फिर से y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करूँगा। तो y2 कितना है, 10, नहीं नहीं, y2 10 नहीं है, यही तो गलती नहीं करनी है आपको। y1 है 10। अब कैसे y1 है, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस में हमने टाइम लिया है, तो टाइम बढ़ेगा बढ़ेगा, और टाइम बढ़ने के बाद में यहाँ पे हमारा टाइम, इस टाइम पर हमारा मोशन खत्म हो गया। तो जहां पे मोशन खत्म हुआ ना, उसको ही तो मैं y2 बोलूंगा, हाँ कि ना। और जहां से y2 क्या है, y2 बेसिकली हमारी फाइनल पोजीशन होती है, ठीक है। और y1 क्या है, y1 हमारी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो y2 माइनस y1 करूंगा, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन अगर मैं करूंगा, तो 0 - 10। अभी जीरो क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो जीरो है ना, ओरिजिन है, तो 0, 0। तो y2 क्या है, 0, और y1 कितना है, 10, माइनस आ गया। और ये आ गया मेरा 5 - 0, यानी कि वेलोसिटी आ गई मेरे पास में -2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो फॉर्मूला लगाने के बाद भी हमारा आंसर जो है वो सेम आया, जैसा कि हमने बिना फॉर्मूला लगाए, हमने बस केवल ग्राफ को देखकर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन आप बहुत जल्दी, फास्ट और अच्छे से कर लोगे। बस ये चीज़ें याद रखना कि कब हमारा स्लोप पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव, कब कांस्टेंट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम नहीं, ठीक है। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन वाले कर्व देखे, लेकिन अगर हमारा कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर्व हो इस तरीके का, तो फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे वो जान लेते हैं, ठीक है? देखो, जब भी हमको ऐसा कर्व दिया गया हो ना, तो हमको सबसे पहले पता करना है कि ये इंक्रीजिंग कर्व है या फिर डिक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। अब वो कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे हम टेंजेंट्स बनाकर। जैसे मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ। तो अब आप देखो, यहाँ पे एक एंगल बना थीटा, और यहाँ पे भी एक एंगल बना थीटा। अब देखो टाइम के साथ साथ ना, ये थीटा इंक्रीज हो गया, जैसे गर्व जैसे 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 कर्व आगे गया, ये थीटा जो है इंक्रीज हुआ, यानी कि विद टाइम थीटा क्या हुआ, थीटा हमारा इंक्रीज हुआ। अब थीटा इंक्रीज हुआ, तो यानी कि हमारा स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप यानी कि टेन थीटा इंक्रीज होगा। अब अगर टेन थीटा इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अब अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो इसका साफ साफ मतलब है कि एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं हुआ है। वेलोसिटी इंक्रीज का क्या मतलब है, कि एक्सेलरेशन हुआ है, जरूर एक्सेलरेशन हुआ है। अब एक्सेलरेशन जो हुआ है, वो क्या क्यों हुआ होगा या कैसे हुआ होगा, वो हुआ होगा किसी ना किसी फोर्स की वजह से, हाँ कि ना। और टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि जो फोर्स लगी है या जो एक्सेलरेशन लगी है, वो किस डायरेक्शन में लगी होगी, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगी होगी। फोर्स जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगी है। क्या आपको इतनी बात समझ आ गई। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरी एक्सेलरेशन जो है कैसी है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती, तो मैं बोलता कि मेरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब एक दूसरा ग्राफ देखिए, लेट सपोज मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का होता। अब इस ग्राफ में क्या है, ये भी हमारे पास में एस टी ग्राफ ही है। इस ग्राफ में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो टाइम के साथ साथ अगर टेंजेंट बनाऊं ऐसे, तो टाइम के साथ साथ मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा स्लोप है, वो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मेरा स्लोप, कि ना। अब स्लोप डिक्रीज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है,
स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी कि थीटा जो है मेरा डिक्रीज कर रहा है विद टाइम। विद टाइम थीटा डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। और स्लोप डिक्रीज करने का क्या मतलब है कि वेलोसिटी जो है मेरी वो क्या हो रही है, वो घट रही है टाइम के साथ साथ। और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है तो उसका साफ साफ मतलब है कि एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगी, या फिर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में नहीं है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है is in opposite direction that of velocity। ठीक है। अब भैया क्या हम बार बार टेंजेंट्स बनाएंगे? हम कैसे पता करें ग्राफ को देखते ही कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है या फिर डिक्रीजिंग ग्राफ है? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, और इसको बोलता हूँ मैं कटोरी तरीका। ठीक है, कटोरी तरीका क्या बोलता है? कटोरी तरीका जो है वो ये बोलता है कि अगर कटोरी अपवर्ड है, अगर कटोरी सीधी है, तो इसको मैं बोलता हूँ कनकेव अपवर्ड। और कनकेव अपवर्ड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है मेरी वो पॉजिटिव है। और वहीं दूसरी चीज क्या है कि अगर कटोरी उल्टी है मेरी, कटोरी उल्टी का मतलब क्या है कि कनकेव डाउनवर्ड है। तो कनकेव डाउनवर्ड का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब आप समझ गए होगी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। इतना आप सभी लोग समझते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन और स्पीड, इन तीनों चीज़ों के बारे में आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ग्राफ को देखते ही ये एनालाइज करना है कि ये हमको क्या बता रहा है। सबसे पहली चीज़, कटोरी अपवर्ड है। कटोरी ये ऐसे है, देखो ऐसे कटोरी है ना, कटोरी का कुछ हिस्सा दे रखा है यहाँ पे ग्राफ में हमको। तो यानी कि कनकेव अपवर्ड है, और कनकेव अपवर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। हाँ कि ना? अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ये बात हमको समझ आ गई। ठीक है, अब वेलोसिटी के बारे में कैसे बताएंगे हम भैया? वेलोसिटी के बारे में कैसे सोचे? देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके स्लोप्स इस तरीके के हो तो यानी कि वेलोसिटी कैसी है, होती है नेगेटिव, है ना? और अगर स्लोप इस तरीके के हो तो वेलोसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमको इसका ये देखना पड़ेगा कि स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। स्लोप के बारे में कैसे बताएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, टेंजेंट ये ड्रॉ किया। तो इन टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद मेरे को पता चलेगा कि मेरा ग्राफ जो है, मेरा कर्व इस टाइप का है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है उसका। अब स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव। अब स्लोप नेगेटिव है उसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी वो भी नेगेटिव है। अब अगर इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताओ मेरे को आप। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्पीड हमारी डिक्रीज होगी विद टाइम। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक ग्राफ और चार ऑप्शंस। इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? सबसे पहला हमारा काम है ग्राफ को एनालाइज करना। तो ग्राफ को एनालाइज कैसे करेंगे? हम सबसे पहले देखें कटोरी ऊपर है कटोरी नीचे है। तो कटोरी हमारी कुछ इस तरीके से है, ऊपर ही है, उसका कुछ पार्ट दे रखा है यहाँ पे कर्व में। हाँ कि ना? तो यानी कि ये अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया तो मैं क्या यहाँ से वेलोसिटी बता सकता हूँ? नहीं, वेलोसिटी के लिए मेरे को स्लोप पता करना पड़ेगा, और स्लोप के लिए मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट मेरा कुछ इस तरीके का हुआ ड्रॉ। और मैंने बताया था इस तरीके की लाइन हो तो कैसा होता है स्लोप, स्लोप होता है मेरा पॉजिटिव। और स्लोप पॉजिटिव यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव। अब वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, यानी कि स्पीड मेरी क्या करेगी, स्पीड मेरी इंक्रीज करेगी। हाँ कि ना? ठीक है, अब टाइम के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है।
तो कौन सा ग्राफ इनमें से अप्रोप्रिएट है? भाई सबसे पहले डी देखो। डी में क्या बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा तो कुछ नहीं है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। यहाँ सी ऑप्शन में क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से सी ऑप्शन भी नहीं होने का। बी ऑप्शन में भी वेलोसिटी नेगेटिव है, नहीं होने का। ए ऑप्शन ही हमारा बचा, तो यही करेक्ट होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव भी है, तो यही हमारा सही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में भी सेम काम करना है, ग्राफ को एनालाइज करना है और उसके बाद चार ऑप्शन में से जोन सा अप्रोप्रिएट हो वो हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें, वही है, कटोरी उल्टी है। कटोरी उल्टी का मतलब क्या हुआ, मैंने अभी बताया था, कटोरी उल्टी का मतलब होता है कनकेव डाउनवर्ड, और कनकेव डाउनवर्ड का मतलब एक्सेलरेशन कैसी होगी, नेगेटिव। हाँ कि ना? ठीक है, एक्सेलेरेशन का तो हमको आइडिया लग गया कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। अब वेलोसिटी का कैसे पता करेंगे? अब देखो, ये ग्राफ यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका स्लोप क्या हुआ है, यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो जीरो हुआ। अब स्लोप जीरो हुआ यानी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी जीरो हुई। हाँ कि ना? तो मैं इस ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ पार्ट वन, बोलता हूँ मैं पार्ट टू। अगर मैं पार्ट वन की बात करूं, उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन तो पूरे ही मोशन के दौरान नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी का क्या है सीन, वेलोसिटी का सीन ये है कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट मेरे कुछ इस तरीके के आ रहे हैं। ये किस तरीके के टेंजेंट है, ये है तो मेरे पॉजिटिव, लेकिन डिक्रीज हो रहे हैं, है ना? यानी कि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रही है विद टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये जो स्लोप है ये कम हुआ मेरा, इस वजह से मैंने बोला कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो मैं स्पीड के बारे में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी स्पीड जो है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। आगे ना? ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। दूसरा पार्ट क्या बोलता है, दूसरे पार्ट में क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, ऑफ द मोशन। वेलोसिटी के बारे में क्या चीज़ मैं बता सकता हूँ, भाई वेलोसिटी मेरे देखो, मेरा अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसा आया, यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा, तो यानी कि मेरे ऐसे 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 स्लोप आ रहे हैं। इस स्लोप कब आते हैं, जब वेलोसिटी मेरी क्या हो, नेगेटिव हो, है कि ना? तो वेलोसिटी क्या है मेरी, नेगेटिव है। अब टाइम के साथ साथ मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, ये भी देख लेते हैं। अब टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? अब स्लोप जो है मेरा वो टाइम के साथ साथ जो है वो क्या हो रहा है, अब देखो अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, अब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मेरा टेंजेंट कुछ ऐसा था, फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो मेरा कुछ टेंजेंट ऐसा हो गया, यहाँ पे किया तो कुछ ऐसा हो गया, यानी कि मेरा स्लोप पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ और फिर ऐसा हो गया। तो यानी कि मेरा थीटा जो है एंगल, वो क्या कर रहा है, वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है थीटा, है या ना? और टेन में थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज है ना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव वैल्यू होती है, और हमको पता है नेगेटिव में जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा वो उतना कम, और अगर वैल्यू कम और अगर एंगल कम होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यानी कि बेसिकली ये इंक्रीज करेगा, कि ना? यानी कि वेलोसिटी घट तो रही है, लेकिन लेकिन नेगेटिव में घट रही है। तो मैं स्पीड के बारे में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ स्पीड जो मेरी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या, क्यों होगी इंक्रीज, एक और मैं रीज़न दे सकता हूँ इंक्रीज होने के पीछे, क्योंकि वेलोसिटी भी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो दोनों चीज़ जब सेम डायरेक्शन में लग रही है तो स्पीड तो इंक्रीज होना बनता है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी आपके। अब इनमें से चार ऑप्शन में से हमारा सही कौन सा है वो देखो। भाई हमारा, अगर मैं ग्राफ को देख के जो जो मैं चीज़ समझ पाया वो ये समझ पाया कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर घटती 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 ज़ीरो हुई, फिर ज़ीरो होने के बाद में वेलोसिटी बढ़ी बढ़ी बढ़ी, लेकिन नेगेटिव में बढ़ी, है ना? ये चीज़ मैंने कैसे बोला, भाई केस वन से मेरे को पता चला कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि स्पीड घटेगी, जो कि घट भी रही है भाई। यहाँ पे स्पीड घटने के बाद में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे
हमारी वेलोसिटी ज़ीरो भी हो गई और उसके बाद में वेलोसिटी मेरी बढ़ी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? ये बोल रहा है कि पॉजिटिव, अगर मैं ए वाले ऑप्शन को देखूँ, ये बोल रहा है भाई पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, घटी, ज़ीरो हुई और फिर पॉजिटिव में बढ़ गई। नहीं, नेगेटिव में बढ़ी है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ज़ीरो से स्टार्ट हुई और टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ी, फिर एक पॉइंट पे रुक गई और फिर घट गई। नहीं भाई, ऐसा तो कोई केस नहीं है। वेलोसिटी हमें पता है पहले से, हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी ना कि ज़ीरो, तो ये कट गया। अगर मैं ऑप्शन डी देखूं तो ऑप्शन डी में बोल रहा है कि नेगेटिव टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे वेलोसिटी मेरी नेगेटिव थी और फिर बढ़ती बढ़ती गई, फिर ज़ीरो हो गई और फिर बढ़ी पॉजिटिव में। नहीं, पॉजिटिव में तो बढ़ी नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मेरी वेलोसिटी स्टार्टिंग में पॉजिटिव थी, बिल्कुल जैसे मैं केस वन में देखा था कि वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव थी, सही बात है। फिर वेलोसिटी मेरी घटी, घटी घटी घटी, देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि स्पीड घटी यानी वेलोसिटी। ये फिर जीरो हुई, इस पॉइंट पर जीरो हुई ना जहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच किया, तो यहाँ पे जीरो भी हो रखी है। फिर उसके बाद में नेगेटिव में बढ़ी बढ़ी बढ़ी, ठीक है। तो नेगेटिव में ये यहाँ पे देखो नेगेटिव में बढ़ भी रही है स्पीड। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारे दो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो कैसे, पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं अब करता हूँ। पहले क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि कितनी बार वेलोसिटी ज़ीरो हुई। अब वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब जब स्लोप ज़ीरो होगा, हाँ कि ना। अब स्लोप इसका एक तो यहाँ पे ज़ीरो हुआ होगा, फिर यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो हुआ होगा ना इसका। कितने बार हुआ? 5 बार, तो कितना आ गया? 5 इसका आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको, इस पोजीशन को यहाँ पे ड्रॉ करूँ और ये टाइम कोई हमारा t1 टाइम था, ठीक है। t1 टाइम पे मेरी पोजीशन ये थी, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये मेरा एक पॉइंट आ गया, तो मैं बोल दूँ, क्या बोलूँ कि वो क्यों बोल रहा हूँ इसको, एक पॉइंट मेरा ये आ गया, आर बोल रहा हूँ। और ये दोनों टाइम पे है, t2 पे है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ है पोजीशन टाइम का ग्राफ। अब पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में ये बोल रहा है कि t1 टाइम पर पार्टिकल यहाँ पे है क्यों पे, ठीक है। समझ आ रही है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे मैं टाइम में आगे बढ़ा ग्राफ का एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि भाई टाइम t2 पर हमारा जो पार्टिकल है वो दो जगह पे है, क्यू पर भी है और आर पर भी है। तो क्या ऐसा हमारे यूनिवर्स में पॉसिबल हो सकता है कि आप अपने घर पर भी रहे और आप स्कूल में भी जाए, या फिर आप कोचिंग में भी जाए और आप घर पे भी आराम से रिजाई में सो जाए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसी वजह से ये ग्राफ हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि ऐसा ग्राफ हम नहीं बना सकते, गलत है ये ग्राफ। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर दो जगह किसी चीज़ की पोजीशन नहीं हो सकती। अभी तक हम पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की जितनी भी बातें हो सकती थी सभी कवर कर चुके हैं। अब एग्जामिनर हो सकता है कि ऐसा एमसीक्यू बना दे जिसमें वो आपसे पूछे कि पोजीशन और टाइम का जो कर्व होता है उसका एरिया आपको क्या देता है। तो देखो, हमको पता है, को क्या पता है, हमको ये पता है कि पोजीशन वर्सेस टाइम का जो कर्व होता है, अगर मैं उसका स्लोप निकालता हूँ तो स्लोप देता है मेरे को वेलोसिटी, हाँ कि ना। और वेलोसिटी क्यों देता है ये भी आप समझ गए हो। लेकिन अगर उसने आपसे पूछ लिया कि इसका एरिया क्या देता है, तो इसका एरिया कुछ नहीं देता। क्यों कुछ नहीं देता? हमको पता है भाई, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और वाई एक्सिस में क्या है? पोजिशन। पोजिशन यानी कि एक तरीके से मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम क्या देता है? देता है क्या कुछ? नहीं देता।
को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर मैं यहाँ से कुछ निकालना भी चाहूँ तो वो कुछ ऐसा निकलेगा कि डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम के, या फिर कभी भी पर ऐसा नहीं होगा कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई हो रही हो और उससे कुछ आ रही हो फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे को डी इंटू टी करना पड़ेगा और इधर भी एस इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, ऐसा तुमने फिजिक्स में, ऐसा कुछ फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। इस वजह से इसका एरिया आपको कुछ नहीं देता। आई होप समझ गए होगे आप सभी लोग इस बात को। तो अब हम चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब उसके ऊपर हम जितने भी चीज़ें हो सकती है वो देखेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वेलोसिटी को और एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम को, ठीक है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। अब अगर मैं y2 माइनस वाई वन करूंगा तो y एक्सिस पे तो क्या है हमारे पास में? वेलोसिटी है, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंस आएगा। और वेलोसिटी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? ये होता है हमारे पास में एक्सेलरेशन। तो अब आपके समझ आ गया होगा कि क्यों वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसका एरिया आपको क्या देगा? अब एरिया क्या है? एरिया है v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? ये होता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना। तो यानी कि दो ज़रूरी चीज़ें हमको पता चली। पहली है कि अगर मैं स्लोप निकालूं वीटी कर्व का तो वो होता है एक्सेलरेशन। और अगर मैं एरिया निकालूं कि भाई ये इसका एरिया क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, अगर मैं ये एरिया निकालूं तो ये एरिया मेरे को देगा क्या? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको दो चार। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक वीटी कर्व, और इस वीटी कर्व में मेरे को बोला है कि एक्सेलरेशन बताओ ओ ए रीजन का, ए बी रीजन का, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ इस ओ ए रीजन का, तो ओ ए रीजन में क्या है? ओ ए रीजन में थीटा है मेरे पास में पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन मेरे पास आएगा पॉजिटिव। अब एक्सेलेरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? वाई टू माइनस वाई वन, सॉरी, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब वाई टू यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया यहाँ पे ये 10, और वाई वन कितना हो गया? 0, एक्स टू 5 और एक्स वन 0। तो एक्सेलेरेशन आ गया मेरे पास में 10 माइनस 0 अपॉन में 5 माइनस 0, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए बी रीजन में देखो तुम ध्यान से, ए बी रीजन में क्या आपको कोई स्लोप दिख रहा है? नहीं। स्लोप कितना है? स्लोप है 0। स्लोप को मैं एम से बोल रहा हूँ, स्लोप है 0। अब स्लोप अगर 0 है मेरे पास में तो एक्सेलरेशन भी कितनी आ गई? 0, ठीक है। अब इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ ओ ए रीजन में। अब ओ ए रीजन में डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया कैसे निकलेगा भाई? अगर मुझको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ओ ए रीजन का तो उसके लिए मेरे को एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया क्या है? ये क्या, कौन सी फिगर बनी मेरे पास में? ये बना एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है 5, हाइट है 10। हाइट भाई इस पे है ना मेरी वाई एक्सिस पे 10। तो कितना आ गया? आ गया मेरे पास में 25 मीटर, ठीक है। अब ए बी डिस्प्लेसमेंट बताना है मेरे को। अगर मैं ए बी रीजन की बात करूँ में मेरे पास में क्या है? एक रेक्टेंगुलर फिगर है और इसका एरिया निकालने के लिए मैं लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा। अब लेंथ इंटू ब्रेथ करूंगा तो कितनी लेंथ है मेरे पास में? ये कितनी है? 5। ये कितनी है? 10। तो कितना आ गया? 50 मीटर आ गया। अब उसने पूछा था डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ये कितना आ गया? 75 मीटर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमको बोल रखा है
कि आपको एक वीटी कर्व दिया गया है और आपसे बोला है कि इसको एसटी कर्व में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? देखो, इतने पार्ट तक क्या है मेरे पास में एक, इतने पार्ट में क्या दे रखा है हमारे पास में? थीटा दे रखा है जो कि कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, हाँ कि ना? और यहाँ पे मेरा स्लोप ही जीरो हो गया। अब स्लोप अगर मेरा जीरो हो गया, स्लोप मेरा जीरो हो गया, तो मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन भी मेरे पास कितना आ गई? जीरो आ गई। ठीक है, तो अगर मैं एस टी ग्राफ बनाने का ट्राई करूं तो कैसे बनेगा भाई? पहले हाफ में क्या है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन वाला ग्राफ याद करो एस टी में कब बनता था? जब हमारा ग्राफ क्या हो? हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग हो, इस तरीके से कॉनकेव अपवर्ड हो और इंक्रीजिंग हो, तब हमारे पास ऐसा ग्राफ बनता। ये जो इतना मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैंने, अगर मैं इसको ओ बोल रहा हूँ, ए बोल रहा हूँ, तो ये ओ ए का ग्राफ मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब अगर मेरे को ए बी का करना है, इसको मैं ए बी बोल दिया। अब ए बी का करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बोला कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है उसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होगी, हाँ कि ना? अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब आती है? वेलोसिटी कांस्टेंट आती है एसटी ग्राफ में जब ये एक स्ट्रेट लाइन होता है तब। तो इसको मैं एंगल को थीटा बोल रहा हूँ। तो इसका एसटी ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा जैसा मैंने बनाया है। वीटी ग्राफ के ऊपर अब हमारे पास दो क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में ये, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बतानी है हमको। कैसे बताएंगे डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए जो ये वाला एरिया है तो मैं ए वन बोल रहा हूँ, और जो ये वाला एरिया है जिसको ए टू बोल रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया होता है वो होता है पॉजिटिव, और जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया होता है उसको हम नेगेटिव ट्रीट करते हैं, जिससे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाए। तो ए वन निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये ट्राइंगल एक, तो हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? बेस है हमारे पास 5, और हाइट कितनी है हमारे पास में? हाइट है हमारे पास में 10। ये कितना आ गया? ये आ गया 25 मीटर। अब ए टू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? फिर से हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पे भी? ये यहाँ पे 10 है, तो ये 5 से लेकर 10 तक कितना हो गया? ये भी 5 हो गया। तो 5 इंटू, ये -10 है, -10 लिखो, कितना आ गया? -25 मीटर। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो आएगा ए वन प्लस ए टू करने से। ए वन प्लस ए टू करेंगे तो 25 - 25 कितना आ गया? 0 मीटर। अब 0 मीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहाँ से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था वो फाइनली उसी पोजीशन पे फिर से वापस पहुँच गया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड जो है वो कांस्टेंट रही स्टार्टिंग के 5 सेकंड। तो यानी कि वैसे तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो कितना ट्रैवल किया होगा उसने, 10। तो ये ए वन कितना आ गया? 2 × 5, दैट इज 10 मीटर। यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये है -2, और इसका एरिया को मैं बोलता हूँ ये है हमारा ए टू। ए टू कैसे निकलेगा? फिर से वही 10। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? 5 हो ना? आ गया मेरे पास में 5 × -2, तो कितना आ गया? -10। तो ए टू आ गया मेरे पास में -10। अब डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को निकालना है तो वो आ जाएगा 0 इस केस में भी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है तो वो आ जाएगा 0 मीटर इस केस में भी। अब यहाँ पे डिस्टेंस पूछी थी। अब जब भी डिस्टेंस की बात हो तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट नहीं देखना, आपको A1 + A2 करना है, यानी कि टोटल एरिया आपको ऐड करना है। तो अगर
डिस्टेंस निकालने की बात है तो आप कैसे निकालोगे? आप सिंपली ऐड कर देना A1 और A2 को। तो डिस्टेंस के लिए पहले वाले क्वेश्चन के लिए A1 A2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 + 25 ये आ जाएगा 50 मीटर। और दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर मैं A1 + A2 करूँगा तो आ जाएगा 10 + 10 दैट इज़ 20 मीटर। यहाँ पे हमारा वेटी कर्व की बातें जो थी वो सब खत्म होती है। अब हम चलते हैं अपने एक्सेलरेशन पर। अब आता है हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या बोलता है? ये बोलता है अगर एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन है तो, और ये हमारा कर्व है, तो जो एटी कर्व का स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकलेगा? फिर से वही स्लोप निकलेगा टेन थीटा से y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करने से, जो कि क्या होगा भाई? अगर मैं एक्सेलरेशन का डिफरेंस लूंगा यहाँ पे, मान लो एक पॉइंट ये मैंने लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, ये इनका टाइम आ गया, ये है t1, ये है t2, ठीक है। ये था मेरा y1, ये था y2। तो ऊपर क्या आ जाएगा? y2 - y1 मेरा बेसिकली क्या है? y2 - y1 बेसिकली मेरा चेंज इन एक्सेलरेशन है डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन एक्सेलरेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम ये होता है जर्क। और जर्क का मतलब होता है झटका। जब हमको झटका लगता है ना एकदम से, तो वो होता है, उसको बोलते हैं हम जर्क। और ये होता है चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। अब देखो ये हमारे पेपर में नहीं आने वाला, ये मैंने बस वैसे आपको नॉलेज के लिए बता दिया। इसका स्लोप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो एरिया है वो हमारे लिए काम का है। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा भाई इसको कैलकुलेट करके, और ये क्या है? ये ट्रायंगुलर शेप में है हमारे पास में। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो वो हमको क्या देगा भाई? सिंपली आप सोचो कि आप एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई कर रहे हो टाइम के साथ में, हाँ कि ना? एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई अगर आप टाइम के साथ करोगे, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम के साथ करा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम। तो क्या आ गया? ये आया मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी, हाँ कि ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमने चेंज निकाला, ये देखा ना कि फाइनल और इनिशियल एक्सेलरेशन कितना था टाइम के रेस्पेक्ट के साथ में। तो इसीलिए जो हमारे पास ये वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, ये डेल्टा वी। यहाँ से हम बस दो ही बातें निकाल पाए। पहली चीज़ क्या है कि स्लोप जो है एटी कर्व का वो देता है हमको जर्क, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड क्यूब। दूसरी बात हमारे पास आई कि एरिया जो होता है एटी कर्व का वो हमको देता है डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। बस यही चीज़ें हमारे काम की थी, इससे ज़्यादा और इस ग्राफ वाली चीज़ें में कुछ नहीं है। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। थैंक यू यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ आई होगी। आपके जो भी डाउट्स, क्वेरी और सजेशंस हों वे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।